नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज के MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सुरक्षा। तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जिनका नाम है औद्योगिक संबंध, श्रमिक कानून, श्रमिक कोड, बीमा और लेखांकन के 3 पार्ट्स भी आ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक सुरक्षा। तो जो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो भी योजनाएं सरकार चलाती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस एग्जाम में और APFC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो सीरीज लेकर आए हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 2017 और 21 में इस एग्जाम में पूछे गए थे और नेक्स्ट जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए इस एग्जाम में, तो वो पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फर्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर लेकर आए हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है LPG ग्राहकों को सेवा वितरण की एक सुरक्षित प्रणाली के रूप में शुरू की गई योजना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, सहज, पहल, उदय और उड़ान। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प A यानी विकल्प B यानी पहल। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो पहले क्या होता था ना कि LPG की जो गैस आती थी उसके अंदर लोगों को सब्सिडी मिलती थी। तो सब्सिडी का क्या है ना, लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज करते थे, उसका गलत फायदा उठाते थे। यानी एक्स्ट्रा सिलेंडर ले लिए या फिर जो घरेलू उपयोग के लिए जो सिलेंडर है उनको वाणिज्यिक उपयोग के लिए ले लिया, ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के लिए ले लिया। तो वो चीज़ रुक नहीं रही थी और उससे क्या हो रहा था ना कि जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज की जा रही थी। तो इसी को कम करने के लिए पहल योजना स्टार्ट की गई थी। तो सरकार ने पहल के माध्यम से LPG उपभोक्ताओं को सब्सिडी वितरण की एक सुविचारित प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य सब्सिडी के रिसाव को कम करने के दृष्टिकोण के आधार पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना था। लागू सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना में जो भी फेक खाते हैं, कई खाते या निष्क्रिय खाते, उनकी पहचान करने में जो है वो मदद मिली है और इसने सब्सिडी वाले LPG के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विचलन को रोकने में भी मदद की है। यानी जो LPG सब्सिडी मिलती है वो डोमेस्टिक सिलेंडर्स पे, घरेलू सिलेंडर पे मिलती है और जो वाणिज्यिक उद्देश्यों में जो यूज किए जाते थे उसको विचलन को रोकने में भी बहुत ज्यादा इस पहल योजना से मदद हुई है। और सरकार की जो सब्सिडी है वो उसका जो रिसाव होता है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। रिसाव होना यानी गलत जगह पे उसका उपयोग होना, तो वो इस पहल योजना के माध्यम से सरकार ने कम किया है। तो ये सब्सिडी के लिए, LPG उपभोक्ताओं की सब्सिडी के लिए ये योजना थी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है जिस पर एक ग्राहक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। तो अटल पेंशन योजना बहुत ही फेमस योजना है। इसके तहत कोई भी अगर प्रीमियम भरेगा तो उसको बाद में पेंशन मिलेगी, ठीक है। हर साल कुछ प्रीमियम भरना होता है तो उसके लिए भी एक उम्र होती है, यानी किस उम्र में आप इनरोल कर सकते हो इस योजना में। तो ये यहाँ पर पूछा है। तो 21 वर्ष, 58 वर्ष, 18 वर्ष, 40 वर्ष, 18 वर्ष, 50 वर्ष, 21 वर्ष या 60 वर्ष। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प B यानी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र में आप अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर मैं 18 वर्ष की हो गई तो मैं अपना प्रीमियम भरना स्टार्ट कर दूंगी और अगर मैं 40 की भी नहीं हुई हूँ, 39 की हूँ, 38 की हूँ, तो तब तक भी मैं इसमें शामिल हो सकती हूँ। तो इसमें भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है और इसमें शामिल होने वालों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान
अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? सुकन्या समृद्धि योजना, ये कन्या यानी सुकन्या, कन्या यानी लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए एक समृद्धि योजना जो है वो स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने। तो उसमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट आप जमा कर सकते हो, यानी अगर मेरे नाम से मेरे पापा ने अकाउंट खोला है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो मेरे पापा या मेरी मम्मी उसके अंदर कितना पैसा डाल सकते हैं एक साल के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पापा मेरे नाम से 10 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं और टैक्स बचा रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब न्यूनतम पे कुछ नहीं है, बट अधिकतम इसलिए कि इसका कोई गलत उपयोग ना हो। तो यहाँ पर पूछा है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट कितना है। ऑप्शंस दिए हैं 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो जो छोटी बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी खर्चा जो है वो जल्दी से कोई उठाना नहीं चाहता है, या फिर बोलते हैं कि लड़कों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों की जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर पैसों के कमी की वजह से रोक दी जाती है। तो जो बच्ची की शादी हो या वो उसकी पढ़ाई हायर स्टडीज़ हो, तो उस समय उस बच्ची को पढ़ाई के लिए या किसी भी खर्चे के लिए परेशानी ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना स्टार्ट की थी। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी माता पिता है वो न्यूनतम 250 से लेके 1.5 लाख तक का अमाउंट एक साल में जमा करवा सकते हैं, और ये तब तक खोला जा सकता है तब तक बच्ची 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती। यानी 10 वर्ष की मैं हूँ या मेरी बच्ची 10 वर्ष की है, तो मैं उसका सुकन्या समृद्धि खाता योजना खुलवा दूंगी, ठीक है, और फिर उसमें पैसा जमा करवाती जाऊंगी। और एक दिन जब वो 18 साल की या फिर 21 साल की होगी, मुझे उसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो मैं उसमें से निकलवा सकती हूँ। या अगर मेरी बच्ची 18 साल की हो गई है और मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी करूँ, तो तब भी वो पैसा मैं 18 साल की उम्र में के बाद में निकलवा सकती हूँ। तो एक बालिका के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है। खाते डाकघर और अधिकृत बैंकों में खोले जा सकते हैं। शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए खाता धारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से निकासी की अनुमति पैसे निकाल सकते हैं, अनुमति दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका के विवाह के मामले में भी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। यानी अगर मेरी बच्ची का विवाह हो रहा है तो उस समय वो मैं खाता बंद करवा सकती हूँ, ठीक है, उसका मतलब पैसा यूज कर सकती हूँ। तो खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर, पोस्ट ऑफिस या बैंक के दूसरे डाकघर में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। यानी अगर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो हम उसे वहां भी शिफ्ट करवा सकते हैं बैंक अकाउंट को। और खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाता परिपक्व होगा, ठीक है। तो मेरी बच्ची जब 21 साल की होगी तब उसका ये अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाएगा। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने कौन सी योजना के बारे में जाना? सुकन्या समृद्धि खाता योजना। तो ये एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा के अंदर आती है, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं उनकी खर्चा कई बार नहीं हो पाता है लोगों के पास में इतना पैसा, या वो करवाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से बच्चियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए सरकार ने ये योजना जो है वो स्टार्ट की थी। तो 2 टाइम पे काम आ सकती है, एक तो विवाह के समय पे और उच्च शिक्षा के समय पे ये राशि काम में ली जा सकती है, और बच्ची का 10 वर्ष का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही विवरण नहीं है? तो जो गंगा रिवर है, गंगा नदी है, तो वो बहुत ज्यादा उनका आपने सुना होगा प्रदूषित हो गई है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो मैली जो हो गई है गंगा, तो उसको कम करने के लिए और उसको टारगेट करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में पूछा है कि क्या इसमें गलत है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के गांवों को कवर करता है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे कुछ गांवों को गंगा ग्राम के रूप में बदलना है। तो हमसे पूछा है गलत, यानी कौन सा विवरण नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम इसको गैसवर्क से देखें तो इसमें क्या है
कि इसमें अगर हम देखें कि जो सी ऑप्शन है ना, सॉरी बी ऑप्शन है, इसके अंदर क्या गलत दे रखा है। अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब तो है, लेकिन उड़ीसा से गंगा नदी नहीं निकलती है। तो गंगा नदी जब निकलती नहीं है तो नमामि गंगे प्रोग्राम वहां पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर विकल्प भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा राज्य दिया है जो गंगा जहां से निकलती ही नहीं है। तो थोड़ा सा गैसवर्क करके भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका मेन उद्देश्य यही है कि गंगा ग्राम वगैरह बनाए और खुले में जो लोग शौच करते हैं नदी के किनारे जिससे गंगा प्रदूषित होती है उसको रोका जाए। तो उन सब के लिए ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी और जल शक्ति मंत्रालय की पहल है, क्योंकि नदियां जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो आती है। तो ये मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय इस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो गंगा नदी के किनारे जितने भी गांव हैं जो निकलती है जहां से, वहां पे सबसे ज्यादा गंदगी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर जो गंदगी रोकनी है, शौच मुक्त बनाना है, तो वहां के गांवों को साफ करना पड़ेगा। और गंगा ग्राम के रूप में बदलने का कारण भी यही है कि वहां पे जो है उनको साफ रखेंगे तभी गंगा नदी साफ हो सकती है। अगर आप कितना ही अंदर से साफ कर लो, अगर किनारे पर ही लोग गंदगी फैला रहे हैं, शौच कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो फिर कैसे गंगा नदी जो है वो साफ हो पाएगी। तो इसलिए इन गांवों को, जो इन राज्यों में इन गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनको टारगेट इसके माध्यम से जो है वो किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। ये उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में पूरा हो चुका है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों को गंगा ग्राम के रूप में बदलना है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विलियम बेब्रिज द्वारा अपनी व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पहचान की गई आकस्मिकताओं का सही समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा है? अभाव, रोग, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य। अभाव, बीमारी, अक्षमता, गंदगी और आलस्य। विकल्प सी है अभाव, बीमारी, बुढ़ापा, गंदगी और बेरोजगारी। रोग, अशक्तता, बुढ़ापा, बेरोजगारी और अज्ञानता। तो जो सामाजिक सुरक्षा हम पढ़ रहे हैं उसमें विलियम बेब्रिज की जो है वो थ्योरी जो है वो चलती है। तो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ चीजें यहाँ पर बताई थी, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, यानी अभाव, रोग, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य। ये सामाजिक सुरक्षा के कुछ जो है कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जिनको हटाना चाहिए या जिन पर काम करना चाहिए। तो इनमें बताया कि विलियम बेब्रिज एक सामाजिक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने नवंबर 1942 में सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो युद्ध के बाद ब्रिटेन में सामाजिक नीति का खाका प्रदान की थी। बेब्रिज पूर्वी लंदन के टायनबी हॉल धर्मार्थ संगठन के लिए काम करते हुए सामाजिक असमानता को दूर करने के विचार की ओर आकर्षित हुए थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में लोग बहुत ज़्यादा ये जो सामाजिक सुरक्षा है इससे असमानता का शिकार हुए थे। तो उनको दूर करने के विचार की ओर ये जो है सामाजिक अर्थशास्त्री थे विलियम बेब्रिज, ये आकर्षित हुए थे। उन्होंने देखा कि ऐसी परिस्थितियों में परोपकार पर्याप्त नहीं था और एक सुसंगत सरकारी योजना ही पर्याप्त कार्रवाई कर सकती थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध फैलने से बेब्रिज ने खुद को एक व्हाइट हॉल में काम करते हुए पाया, जहां उन्होंने सामाजिक सेवाओं की जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। तो उनकी दृष्टि में 5 ऐसे दैत्य थे: आलस्य, अज्ञानता, बीमारी, गंदगी और अभाव, जिसके विरुद्ध उन्हें युद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने
कुछ ऐसी चीजों के बारे में जाना जिन पर काम करना पड़ता है जिससे सामाजिक सुरक्षा को इंश्योर किया जा सकता है। इन 5 एलिमेंट्स पे हम काम करेंगे। आलस्य, अज्ञानता, बीमारी, गंदगी और अभाव, तो उससे सामाजिक सुरक्षा हम बाकी लोगों के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं और सामाजिक असमानता को कम कर सकते हैं। तो जब विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तब ये इसके बाद एक्टिव हुए थे। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दुर्घटना और विकलांगता कवरेज के लिए 2 लाख रुपए तक की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम की राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर अगर मुझे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल करना है तो मेरे को 2 लाख रुपए तक की जो राशि मिलेगी दुर्घटना और विकलांगता के लिए, तो मुझे उसमें प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, यानी मैं अगर उस योजना का लाभ उठाना चाहती हूँ तो कितने रुपए जो है वो दूंगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। जब 2017 में सवाल पूछा गया था तब इसका सही उत्तर विकल्प डी यानी मात्र 12 रुपए था। उसके बाद ये चेंज भी कर दिया गया है, तो वो भी हम देखेंगे, क्योंकि अब 2017 से लेके 2023 या 20 तक कुछ तो चेंज हुआ ही होगा। 12 रुपए से तो थोड़ी महंगाई भी तो बढ़ी है, तो सरकार ने थोड़ा सा प्रीमियम भी इंक्रीज कर दिया है। अमाउंट वही है 2 लाख रुपए, लेकिन प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, जिसे बढ़ा के 12 रुपए से 20 रुपए कर दिया है। तो उस टाइम का राइट आंसर था हमारा विकल्प डी, बाद में ये बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, विकलांगता होती है और 2 लाख रुपए तक का जो कवरेज है वो हमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है वो मिलता है। तो उसके लिए जो प्रीमियम भरते हैं वो 12 रुपए था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना और विकलांगता कवर प्राप्त करने के लिए 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होता था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम 2022 में 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए अब कर दिया गया, यानी पिछले साल इसका प्रीमियम इंक्रीज कर दिया गया 8 रुपए से। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी ये जो योजनाएं ये सारी सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है, यानी सामाजिक सुरक्षा जो भी काम करते हैं वो सब। अटल पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अटल पेंशन योजना के बारे में हमने अभी एक पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, इसके बारे में एक और क्वेश्चन जो है फिर से पूछा गया था इसी एग्जाम में। ग्राहकों के लिए 1000 रुपए से 5000 रुपए प्रति माह के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। भारत सरकार ग्राहक की योगदान का 50% या 1000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो का सह योगदान करती है। ये 40 वर्ष से अधिक आयु के भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा। तो अब ये विकल्प डी हमको पता ही चल गया विकल्प डी गलत है, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर अटल पेंशन योजना में अगर हमको शामिल होना है तो उम्र 18 से 40 होनी चाहिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो वैसे ही ये गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पर हमसे पूछा है गलत कौन सा है, कथन सही कौन सा नहीं है। तो हमारा सही उत्तर इस प्रकार से विकल्प डी हो गया। ठीक है, तो पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का यही फायदा है कि जो क्वेश्चन पहले पूछा गया था उसको अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आपके अगले साल के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अटल पेंशन योजना किसने प्रशासित की है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से पेंशन फंड एंड विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा इसे PFRDA जिसे बोलते हैं उनके द्वारा इसे प्रशासित किया गया है। 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पात्र वही लोग होंगे, एक बचत बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता उसका होना चाहिए जो पेंशन फंड में अपना नाम लिखाना चाहता है। ये योजना उन सभी बैंक धारकों के लिए खुली है, बैंक खाता धारकों के लिए खुली है जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा के योजना के सदस्य नहीं है। यानी अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पहले से ही पेंशन स्कीम में हूँ और फिर इसको वापस नहीं ले सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी सामाजिक सुरक्षा योजना में इनरोल्ड हूँ। ये केवल भारत के भारतीय नागरिकों के लिए है। इसकी विशेषता क्या है
ये ग्राहकों के लिए 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। भारत सरकार ग्राहक के योगदान का 50% या 1,000 रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो का योगदान करती है, यानी मुझे 5,000 पेंशन मिलेगी और इसमें 50% जो है वो गवर्नमेंट योगदान करेगी। अटल पेंशन योजना में योगदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के समान कर लाभ के लिए भी पात्र है। तो इस प्रकार से हमने अटल पेंशन योजना के बारे में जाना। प्रश्न नंबर 8, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम में द्वितीय बैंक शाखा को किसे 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए के बीच ऋण की परिकल्पना की गई है। यानी ये जो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा कि जितने भी बैंक्स की शाखाएं हैं गाँव में या कहीं भी, तो उनको किसी ना किसी को 10 लाख से 100 लाख रुपए तक के बीच की ऋण की देना ही पड़ेगा। तो उसमें पूछा गया कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है या देना ही है। तो कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता, कम से कम एक महिला कर्जदार, कम से कम एक ग्रामीण बेरोजगार युवा कर्जदार को। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति को तो मिलना चाहिए, महिला कर्जदार को भी मिलना चाहिए, लेकिन ग्रामीण बेरोजगार युवा कर्जदार, तो ग्रामीण बेरोजगार युवा कर्जदार में तो जरूरी थोड़ी है कि वो बेरोजगार है तो वो गरीब ही हो या उसको जरूरत ही हो। बेरोजगार तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन मैं फिर भी बेरोजगार हूँ, तो मैं क्या, मेरे को कर्ज मिलना चाहिए? मैं वल्नरेबल सेक्शन में नहीं आती हूँ। तो इसलिए तीसरा जो है वो गलत हो गया और पहला और दूसरा सही है, इसलिए सही उत्तर है हमारा विकल्प डी। देखो, जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं उनको हमेशा हर योजना में कवर किया जाता है, यानी उनमें आती है महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग। तो कोशिश की जाती है कि इनको इन योजनाओं में कवर किया जाए। लेकिन कोई ग्रामीण बेरोजगार युवा है, जरूरी तो नहीं है कि वो भी वल्नरेबल सेक्शन में ही आता हो। तो इसलिए इस तरीके से गैसवर्क से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, याद करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन तो अपने कॉमन सेंस और लॉजिक से भी यूपीएससी के, ईपीएफओ के सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति के कर्जदार और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को प्रति बैंक शाखा द्वारा ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ये उद्यम विनिर्माण सेवाओं, कृषि संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में हो सकते हैं। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता या नियंत्रित हिस्सेदारी या तो अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा है गैर व्यक्तिगत उद्यम, तो उसमें कम से कम 51% शेयरधारिता इनकी होनी चाहिए, तभी या तो पर्सनल लोन मिलेगा इनको, या फिर अगर ये 51% से ज्यादा उसमें शेयर धारक है तो भी उस उद्यम को लोन स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिल जाएगा। तो ये इस योजना के कुछ कंडीशंस हैं। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये योजना है, ऐसी योजना इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि ये जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, तो वो भी लोन या पैसे की कमी के कारण उद्यम में जो शामिल नहीं हो पाते हैं, जो अपना खुद का कंपनी नहीं खोल पाते, खुद का कुछ नया नहीं खोल पाते हैं, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। ये भी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आती है। तो उनको एक मतलब जो बैंक होता है, जैसे एसबीआई की ब्रांच है किसी गांव में या किसी जगह पे, तो उस शाखा का ये टारगेट दिया जाएगा कि आप एक SC ST के मतलब लोग को या फिर एक महिला को आप जो है वो लोन प्रोवाइड करें। तो ये इनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। प्रश्न नंबर 2 है, स्टैंड अप उद्यम किसमें स्थापित किया जा सकता है। अभी हमने जो पढ़ा, तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से फील्ड है जहां पर उद्यम जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ट्रेडिंग सेक्टर। नीचे से सही कूट का चयन करें। 1 2 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 2 4 और विकल्प डी है हमारा 2 3 और 4। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प डी,
यानी कृषि क्षेत्र के अंदर कोई उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो वो उद्यम जो है स्टैंड अप उद्यम में नहीं आएगा, यानी उसके तहत उसको मदद नहीं मिलेगी। बाकी विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और ट्रेडिंग सेक्टर में कोई खोल रहा है तो उसको स्टैंड अप उद्यम के तहत लोन जो है वो मिल जाएगा। तो उसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बीच के ऋण की सुविधा जो है वो प्रदान करता है, जो हमने पहले पढ़ा था। और इस वाले क्वेश्चन में हमने ये जाना कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ये आपको जो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत जो है वो लोन मिल सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से हमने स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में जो है वो जाना। तो इसमें जो मेजर सेक्शंस हैं वो कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी। और कृषि क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उसको ग्रीनफील्ड उद्यम के अंदर माना इंक्लूड नहीं किया जाता है। और ये योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्ट की है। बाकी ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो तो इसके तहत आप अगर किसी गांव में हो और आपके गांव में कोई ब्रांच है तो वहां से आप लोन जो है वो उठा सकते हो। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से है? हमारे विकल्प है RGSEAG, IGMSY, NMEW, RMK। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। तो जो किशोरियां होती हैं 11 से 18 वर्ष की, उनकी सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना को संदर्भित करता है। ये जो योजना है इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका सर्वांगीण विकास करना है। ये योजना देश भर के 200 जिलों में लागू की गई है। इसी प्रकार से मित्रों आज हमारे 10 प्रश्न यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा के समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसको अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जहां पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टॉपिक से करेंगे। तो आज की तो हमारे सारे एग्जाम वाले क्वेश्चंस थे। कल से हम देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो है वो बन सकते हैं। तो पार्ट 2 कल और पार्ट 3 परसों। तो अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।